संवेदना और सरोकार सिर्फ भाषणों में रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी इतिहास में कोई ऐसा किरदार आता है जो सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी सत्ता को एक समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित कर देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती सिर्फ एक नेता नहीं, एक प्रतीक बनी। उस प्रतीक की जो दलित समाज की आत्मा से निकला था, जिसे सदियों की चुप्पी ने गढ़ा था और संघर्ष ने सींचा था। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तब ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी जो नारे से निकलकर नीतियों तक पहुंची। आज जब हम मायावती के कार्यकाल को देखते हैं तो बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा खुद से ये सवाल पूछता है, क्या वाकई में उनके राज में कुछ बदला था? और जवाब सीधा है, हाँ, बदला था, बहुत कुछ। लेकिन ये बदलाव सिर्फ सड़कों और योजनाओं में नहीं था, ये बदलाव मानसिकता में था, आत्मसम्मान में था, उस आत्मगौरव में था जो पहली बार किसी दलित बच्चे की आंखों में देखा गया। क्योंकि मायावती के शासनकाल में दलितों के लिए जो 5 सबसे बड़े काम हुए वो सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, वो आज भी लोगों की जुबान पे। जो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको जानकारी मिलती रहे तो उनके अनुभवों में और उनकी उम्मीदों में जिंदा है। सबसे पहली बात, मायावती ने जो काम किया वो सिर्फ घोषणाएं नहीं थी, जमीनी हकीकत में दिखने वाले कदम थे। उन्होंने सत्ता को केवल अपने लिए नहीं, पूरे दलित समाज के लिए इस्तेमाल किया। और ये बात किसी भी भारतीय मुख्यमंत्री के लिए बेहद दुर्लभ रही है। वो जब कुर्सी पर बैठी तो उनकी कलम से पहला आदेश हमेशा उन लोगों के लिए निकलता था जिनकी आवाज कभी सत्ता के गलियारों में नहीं पहुंची। उनके राज में SC/ST वर्ग के लिए शिक्षा का विस्तार केवल स्लोगन नहीं, एक मिशन था। दलित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। स्कूलों में दलित बच्चों को मिड डे मील, यूनिफॉर्म, बैग और किताबें पहले से कहीं ज्यादा और बेहतर मिलने लगी। ये बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं आया कि योजनाएं थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा थी कि हर दलित बच्चा शिक्षा से जुड़ पाए, और वो भी बिना किसी हीन भावना के। मायावती ने स्पष्ट कहा था कि दलितों को सशक्त करने का एक ही रास्ता है, शिक्षा, और उन्होंने इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं रोजगार और सरकारी भर्ती की। मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां निकली उनमें SC/ST आरक्षण को पूरी ईमानदारी से लागू किया गया। कई बार तो उन्होंने साफ आदेश दिए कि किसी भी विभाग में अगर आरक्षित पद खाली हैं तो पहले उन्हें भरना अनिवार्य होगा। ऐसा हुआ भी, खासकर पुलिस, शिक्षकों और क्लर्क स्तर की नौकरियों में दलित युवाओं को बड़ी संख्या में अवसर मिले। ये पहली बार था जब किसी दलित नौजवान को लगा कि अब सिस्टम उसके खिलाफ नहीं, उसकी पहुंच में है। मायावती जानती थी कि रोजगार सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं देता, वो समाज में आत्मसम्मान और स्थिति भी बदलता है, और यही आत्मसम्मान उन्होंने हर दलित परिवार तक पहुंचाया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। मायावती के सबसे क्रांतिकारी कदमों में से एक था दलितों के लिए आवास योजनाओं की सीधी घोषणा और क्रियान्वयन। उनके कार्यकाल में मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना के जरिए लाखों दलित परिवारों को घर मिला। ये सिर्फ छत नहीं थी, ये एक ऐसी पहचान थी जो पहले समाज के किसी कोने में दबी थी, और जो बच्चा टीन की छत के नीचे पढ़ता था वो अब पक्के मकान में बैठकर अपने सपने गिनने लगा। मायावती ने यह दिखा दिया कि सरकार अगर चाहे तो सबसे वंचित को सबसे आगे लाया जा सकता है, और ये काम उन्होंने बिना किसी भेदभाव के किया, क्योंकि उनके लिए दलित समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं था, वो उनकी आत्मा था। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मायावती पर हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने पार्क बनवाए, मूर्तियां लगाई, पत्थर बर्बाद किए। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उन पार्कों में पहली बार दलित आइकॉन्स को वैसा सम्मान मिला जैसा इतिहास ने कभी नहीं दिया। मायावती ने बसपा संस्थापक कांशीराम से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक और अन्य दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगवाकर यह संकेत दिया कि अब इतिहास सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं होगा जिनकी किताबें छपी हैं, अब इतिहास उन लोगों का भी होगा जिनकी आवाज दबा दी गई थी। दलित बच्चों के लिए ये पार्क स्कूल से बड़ी पाठशालाएं बन गए, जहां उन्होंने पहली बार जाना कि उनका भी इतिहास है, उनकी भी विरासत है, और यहीं से शुरू हुआ आत्मगौरव का वो बीज जो आज भी नई पीढ़ी के भीतर जिंदा है। इसके अलावा मायावती ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। उन्होंने SC/ST एक्ट को जमीन पर लागू करवाया। पुलिस प्रशासन को सीधे आदेश दिए गए कि अगर किसी दलित पर अत्याचार की सूचना मिले तो तुरंत FIR दर्ज की जाए, जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। कई मामलों में तो मायावती ने खुद संज्ञान लेकर अधिकारियों को सस्पेंड करवाया। ये पहली बार था जब दलित समाज को लगा कि अब हमारी बात सुनी जा रही है, अब हमें इंसाफ मिलने लगा है। और यह बदलाव एक मुख्यमंत्री की मंशा के बिना संभव नहीं था। मायावती ने जो कुछ किया वो सिर्फ योजनाओं की गिनती नहीं थी,
वो समाज के उस हिस्से को उठाने का प्रयास था जिसे सदियों से गिराया गया। उन्होंने सत्ता को सत्ता नहीं समझा, उसे एक जिम्मेदारी माना। उन्होंने नारेबाजी नहीं की, नीतियों में जवाब दिया। और यही वजह है कि आज भी लाखों दलित परिवारों में जब किसी बुजुर्ग से पूछा जाता है कि कौन सी सरकार में आपको सबसे ज्यादा सम्मान मिला, तो जवाब आता है, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ उन 5 बड़े कामों की शुरुआत थी जो उन्होंने दलित समाज के लिए किए। उनके पीछे की सोच, उनके असर और उनके समाज पर पड़े प्रभाव की कहानी अब अगले भाग में खुलती है। जब कोई दलित बच्चा स्कूल की पहली कतार में बैठता है तो ये किसी शिक्षा विभाग की कृपा नहीं होती, ये एक लंबी राजनीतिक लड़ाई का नतीजा होता है। और उस लड़ाई को सत्ता के हथियार से लड़ने वाली पहली बहन थी मायावती। उनके शासनकाल में दलित समाज को सिर्फ योजना नहीं मिली, उन्हें अधिकार मिला जो किसी भी लोकतंत्र की असली उपलब्धि होती है। हमने देखा कि उन्होंने शिक्षा, रोजगार, आवास, आत्मसम्मान और सुरक्षा के क्षेत्रों में क्या किया। अब हम उन फैसलों की गहराई में जाएंगे जो नजर में भले योजनाएं लगे, लेकिन असल में वो दलित चेतना का पुनर्जन्म थी। जब मायावती ने अंबेडकर ग्राम योजना को विस्तार दिया तो उन्होंने सिर्फ गांवों के नाम नहीं बदले, उन्होंने इतिहास को पलटा। इस योजना के तहत दलित बहुल गांवों को विशेष रूप से चुना गया और उन्हें रोड, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई। पर यह सुविधाएं सिर्फ सुविधा नहीं थी, ये एक नारा था कि अब गांव भी बोलेगा, ये अंबेडकर का गांव है। और यही नारा उस समय दलित युवाओं की जुबान पर था जब वो पहली बार बिना डर के पंचायत भवन में दाखिल हो रहे थे। अक्सर लोग कहते हैं कि मायावती ने ज्यादा समय मूर्तियों और पार्कों पर लगाया, लेकिन उन पार्कों में पहली बार जब एक दलित बच्चा जाकर अंबेडकर या कांशीराम की मूर्ति को देखता था तो वो सिर्फ पत्थर नहीं देखता था, वो अपने अतीत को महसूस करता था, अपने संघर्ष को पहचानता था। ये बदलाव सिर्फ नजरों का नहीं था, ये चेतना का था। और यही चेतना मायावती का सबसे बड़ा काम थी, क्योंकि उन्होंने दलितों को केवल योजनाओं से नहीं, इतिहास से जोड़ा। उनके कार्यकाल में यूपी में पहली बार दलित साहित्य और इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। उन्होंने आदेश दिए कि स्कूलों में बहुजन महापुरुषों की कहानियां पढ़ाई जाए। इसका असर यह हुआ कि अगली पीढ़ी सिर्फ राम लक्ष्मण की नहीं, फुले अंबेडकर, कांशीराम की भी बातें करने लगी। सामाजिक संतुलन सिर्फ आर्थिक नीति से नहीं बनता, वो वैचारिक स्तर पर तैयार होता है। और मायावती ने इस वैचारिक युद्ध को शिक्षा के जरिए जीता। दलित महिलाओं की बात करें तो मायावती ने उनके लिए भी खास योजनाएं शुरू की, जैसे महिला स्वावलंबन योजना, जिसके जरिए उन्हें लघु उद्योग खोलने के लिए मदद मिली। उन्होंने कहा था कि अगर समाज को उठाना है तो दलित महिला को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और इसी सोच से उन्होंने महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्राथमिकता दी। कई जिलों में तो दलित महिलाएं पहली बार सिलाई मशीन, हस्तशिल्प और डेयरी से जुड़ी और पहली बार अपने घर की कमाई में भागीदारी करने लगी। ये सिर्फ स्कीम नहीं थी, ये सशक्तिकरण की असली शुरुआत थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने प्रशासन में दलित अधिकारियों की नियुक्तियों को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि जब प्रशासन में भी प्रतिनिधित्व बराबरी का होगा तभी नीति का असर नीचे तक जाएगा। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की उस बात को माना कि सिर्फ वोट का अधिकार काफी नहीं है जब तक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी ना हो। यही वजह है कि उन्होंने कई वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर दलित अफसरों को नियुक्त किया, जिससे न केवल नीति का बेहतर कार्यान्वयन हुआ बल्कि समाज में भी ये संदेश गया कि अब दलित सिर्फ फॉर्म में टिक करने का हिस्सा नहीं है, अब वो नीति का निर्णायक भी बन सकता है। इसके अलावा मायावती ने दलित संस्कृति को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया वो अभूतपूर्व था। उन्होंने बहुजन संगीत, नाटक और लोक कलाओं को सरकारी स्तर पर प्रोत्साहित किया। कई बार राज्य स्तरीय महोत्सवों में दलित कलाकारों को मुख्य मंच मिला, जो पहले कभी नहीं होता था। ये बदलाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, ये समाज के उस हिस्से को मान्यता देने की प्रक्रिया थी जिसे हमेशा हाशिए पर रखा गया था। मायावती ने उन्हें मंच दिया, माइक दिया और समाज से कहा, अब सिर्फ एक आवाज नहीं, सबकी आवाज सुनी जाएगी। उनकी सबसे सराहनीय कोशिशों में से एक थी दलित युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करना। उन्होंने कोचिंग संस्थान शुरू करवाए जहां SC/ST वर्ग के छात्रों को मुफ्त तैयारी कराई जाती थी। इनमें IAS, PCS से लेकर बैंकिंग और रेलवे तक के कोर्स शामिल थे। बहुत से ऐसे छात्र जो जिंदगी में कभी UPSC का नाम भी नहीं जानते थे, उन्होंने वहां जाकर पहली बार सपना देखा और कुछ ने तो उसे सच भी कर दिखाया। ये कोई जादू नहीं था, ये मायावती की दूरदृष्टि थी। आज जब विपक्ष मायावती की आलोचना करता है तब वो भूल जाता है कि उनके शासनकाल में दलित समाज को वो आत्मसम्मान मिला था जो आज भी कई सरकारें नहीं दे पाई। वो आत्मसम्मान जिसकी कोई कीमत नहीं होती,
लेकिन जिसकी अहमियत एक इंसान की नजरों में सबसे ऊपर होती है। मायावती ने सिर्फ विकास नहीं किया, उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, सम्मान दिया और सबसे अहम पहचान दी। जब कोई बच्चा मायावती की तस्वीर को देखकर कहता है मैं भी बड़ा होकर मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो समझ लीजिए कि बदलाव शुरू हो चुका है। मायावती ने अपने राज में जो 5 सबसे बड़े काम किए वो सिर्फ योजनाओं की लिस्ट नहीं है, वो पूरे दलित समाज की पुनर्रचना की प्रक्रिया है। उन्होंने जहां जहां कदम रखा वहां वहां समाज की सबसे दबाई गई परत को ऊपर उठाया, और यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, आशा की आखिरी उम्मीद मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मायावती की यह विरासत 2027 के चुनाव में उन्हें वापसी दिला पाएगी? क्या फिर से सत्ता में आने पर वो उस क्रांति को दोबारा जिंदा कर पाएंगी? ये फैसला जनता करेगी, लेकिन जो तय है वो ये कि इतिहास में मायावती का नाम उन गिने चुने नेताओं में रहेगा जिन्होंने सत्ता को सेवा बनाया और बहुजन को शक्ति। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलिए ताकि हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद साबित हो सकता है।